हेलो। सभी दोस्तों को बहुत बहुत स्वागत मैड गुरु नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन जो क्वेश्चन सेशन के पोर्टल पे। बेटा सभी को गुड इवनिंग और सभी का बहुत मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे ऑनलाइन सेशंस को ज्वाइन करने के लिए। बेटा आज जैसा कि आप लोगों ने अपने मोबाइल स्क्रीन पे देखा होगा, एनेस्थीसिया टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे अच्छे से हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और मिल करके हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं, किस तरीके से एनेस्थीसिया होता है। ठीक है। पर आगे बढ़ने से पहले बेटा आप सब लोगों के लिए एक बहुत जरूरी सूचना हम यहाँ पर लेकर के आए हैं, और वो सूचना ये है बेटा कि जैसा कि आपने सुना होगा अ, बेटा जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, हम लोग 4 और 5 मई को हमने यहाँ पर हल्दी घाटी गेट के पास जो मेडगुरु नर्सिंग एकेडमी का हमारा बिल्डिंग है वहाँ पे हम लोगों ने डेमो रखे थे। और जो नियमित बैच है, मॉर्निंग बैच सवेरे 8:30 बजे से सोमवार 8 तारीख से 8 मई 2023 सोमवार सवेरे 8:30 बजे से नियमित बैच बेटा शुरू हो रहे हैं। अच्छा, कुछ दोस्त ऐसे थे जो जिनके एग्जाम के प्रैक्टिकल होने के कारण या कॉलेज से रिलीव ना हो पाने के कारण या कोई शादी ब्याह फैमिली के किसी फंक्शन को अटेंड करने के चलते जो जयपुर में उपस्थित नहीं हो सके या डेमो किसी कारणवश नहीं ले सके, तो उनके लिए बेटा 11 और 12 तारीख को सवेरे 8:30 बजे से यहीं पर हमारा जो हल्दी घाटी गेट पर मेड गुरु का जो हेड ऑफिस है, बिल्डिंग है, वहां पे उन बच्चों के लिए जिनका किसी कारणवश डेमो नहीं हो पाया, तो उनके लिए एक और बार फिर से मौका लेकर के आए हैं 11 और 12 तारीख को। और नियमित बैच जो है बेटा वो सोमवार को 8 तारीख से हमारा शुरू हो जाएगा। और अच्छा, 11 और 12 तारीख को भी मान लीजिए अगर किन्हीं दोस्तों के प्रैक्टिकल एग्जाम हो या कॉलेज के अंदर कोई एक्टिविटी हो, क्योंकि काफ़ी सारे कॉलेजेस के अंदर रिसर्च स्टडी जमा करानी होती है जो कि जनरली एग्जाम के बाद चलता रहता है उसका जो भी प्रोसीजर है। तो अगर किसी कारण से आप लोग 11 और 12 तारीख को जयपुर में प्रेजेंट नहीं हो सकते, तो उन लोगों के लिए बेटा ये जो हमारा डेमो क्लासेस रहेंगे सवेरे 8 बजे 8:30 बजे से, ये उनका लिंक उनको शेयर कर दिया जाएगा और ये लाइव डेमो अपने घर पर बैठे हुए या अपने कॉलेज में या जिस भी शहर में आप हैं वहां पर आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आप सब लोगों के लिए बेटा जरूरी सूचना थी। और वेरी गुड इवनिंग मोनू प्रजापत, अभिषेक, हिमांशु, आयरन मैन, पीयूष, अनिल चौधरी, सचिन कुमार, बेटा आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और चलिए शुरू करते हैं हम लोग हमारा आज का जो लाइव डिस्कशन है। तो जो टॉपिक है बेटा आज वो रहेगा अपना एनेस्थीसिया। ठीक है। एनेस्थीसिया का मतलब होता है बेहोश करना। ठीक है, सेंसलेस करना। तो उसके बारे में काफी जो अलग अलग तरीके के प्रश्न बन सकते हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे, और मैं चाहूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारी क्लास को शेयर कर दें और इंटरेक्टिव तरीके से। बेटा टू वे कम्युनिकेशन यहाँ पर होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताऊंगा बेटा, क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले आप लोग अपना एक नोट पैड लेकर के बैठ जाओ, है ना, क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि हमको 1 घंटे बस जस्ट स्क्रीन के सामने देखना है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपके दिमाग में रह जाएंगी और 10-20% चीजें ऐसी हो सकती है जो आप भूल जाओ। तो एक नोट पैड लेकर के बैठो बेटा, और उसके ऊपर सारी इंपॉर्टेंट चीजें नोट करते चलना, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो, क्योंकि एनेस्थीसिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉर्सेट के अंदर लगभग हर बार एनेस्थीसिया से क्वेश्चन आते हैं। और जब मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा तो आपको ईयर वाइज बताऊंगा कि कौन सा जो क्वेश्चन है किस एग्जाम के अंदर, दिल्ली एम्स के द्वारा या नॉर्सेट के अंदर पूछा गया, आप जाके चेक करना, आपको वो क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप एक नोट पैड और एक दो कलर के पेन और हाइलाइटर लेके बैठो, आपका आज एनेस्थीसिया का पूरा टॉपिक बेटा डिस्कस हो जाएगा। ठीक है। तो शुरू करते हैं। आप बेटा पहला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है उसको देखिए, कि जो आपको जो चित्र दिखाया गया है, इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है, ये इमेज के अंदर आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शोन इन इमेज बिलो। तो ये जो चित्र है बेटा कौन सी मशीन का है? अच्छा, यहाँ पर आपके पास में अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन है ए एनेस्थीसिया मशीन, बी मैकेनिकल वेंटिलेटर, सी है सीपैप मशीन, या डी है बाईपैप मशीन। तो कमेंट दीजिए बेटा। ये तो बड़ा आसान सा ही थोड़ा सा प्रश्न हो गया, क्योंकि हम टॉपिक एनेस्थीसिया डिस्कस कर रहे हैं, तो ज्यादा संभावना इसी बात की हो जाती है कि ये जो चित्र आपको दिखाया गया है ये एनेस्थीसिया मशीन का ही हो सकता है। अच्छा, वेंटिलेटर में कंफ्यूजन जरूर हो सकता है बेटा, है कि एनेस्थीसिया मशीन और वेंटिलेटर मशीन में क्या फर्क होता है। मुकुल, नम्रता, भावना। अच्छा बेटा, लगभग सभी लोगों का आंसर ए है। बेटा आप सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल सही है। इस मशीन को दिखाने का मेरा जो पर्पस है
वो यही था कि हम सबसे पहले कम से कम एनेस्थीसिया मशीन को तो हम लोग पहचाने कि किस तरीके की एनेस्थीसिया मशीन दिखाई देती है। जैसे जैसे हम लोग आगे प्रश्नों का क्रम बढ़ेगा, इस मशीन का जो मानचित्र है या जो जो भी इस मशीन का डायग्राम है या पिक्चर है, इससे कितने इमेज बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। तो बेटा आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं एनेस्थीसिया, तो एनेस्थीसिया क्या होता है, जब हम किसी पेशेंट की सर्जरी करते हैं, ऑपरेशन उसका किया जाता है, तो उसको बेहोशी की अवस्था में बेटा ऑपरेशन किया जाता है। डॉक्टर कहता है ना, साइन करवाता है कंसेंट कि मैं अपने पूरे होशो आवाज में इस बात का मैं साइन करके देता हूं कि मेरे को हर चीज समझा दी गई है कि बेहोशी की अवस्था में मेरा ऑपरेशन किया जाएगा और किसी भी प्रकार की हानि की जिम्मेदारी पूर्णतः मेरी है। तो बेहोशी की अवस्था, पेशेंट को सेंसलेस बनाना या बेहोश करना ही एनेस्थीसिया कहलाता है। तो उसके बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे। तो एनेस्थीसिया बेटा इस तरीके की एक मशीन का सेटअप होता है जो ऑपरेशन थिएटर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको हम पूरा अभी डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे क्या होता है, इस मशीन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है लगभग सभी लोगों ने ठीक दिया कि यह है बेटा एक एनेस्थीसिया की मशीन। ठीक है, अच्छा। अब बेटा आगे चलने से पहले एक चीज और मैं आपको बताना चाहूं, एनेस्थीसिया के बेसिक्स। तो बेटा क्योंकि हम एनेस्थीसिया डिस्कस कर रहे हैं, मैंने कहा है नोटपैड लेकर के बैठो, आज आपका टॉपिक एनेस्थीसिया बहुत अच्छे से 1 घंटे के अंदर, 1 डेढ़ घंटे में कम से कम आपको इतना तो मैं समझा दूंगा कि नॉरसेट में आपको प्रश्न जो है वो ऊपर से नहीं जाएगा, आप लोग मेजोरिटी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया का मतलब होता है बेटा मेकिंग ए पेशेंट सेंसलेस, यानी उसको बेहोशी की अवस्था में लाने को ही एनेस्थीसिया कहा जाता है। किसी भी पेशेंट को अगर मैं बेहोशी की अवस्था में ला देता हूं तो उसको कहा जाता है एनेस्थीसिया। अच्छा, एनेस्थीसिया बेटा 5 पर्पज के लिए दिया जाता है। एनेस्थीसिया इज गिवन टू अचीव, एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि जो मरीज है, नंबर 1, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ रिफ्लेक्स, लॉस ऑफ मसल टोन, एनाल्जेसिया और एमनेसिया। बेसिकली बेटा अगर मोटा मोटी बात करें, ऊपर ऊपर की बात करें, कोई कहे कि एनेस्थीसिया क्या है, तो एनेस्थीसिया में इन 5 पर्पज के लिए देता हूं कि पेशेंट का कॉन्शियसनेस लॉस हो जाए, पेशेंट बेहोश हो जाए। क्योंकि अगर किसी पेशेंट की सर्जरी करनी है तो बेटा उसका बेहोश होना बहुत जरूरी है। लॉस ऑफ रिफ्लेक्स, उसके रिफ्लेक्स गायब होना बहुत जरूरी है। मान लो किसी पेशेंट की मैं गले की सर्जरी करना चाहता हूं और उसका गैग रिफ्लेक्स चल रहा है, किसी पेशेंट की मैं आंख की सर्जरी करना चाहता हूं और उसका कॉर्नियल रिफ्लेक्स जो है, ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स है, वो सब काम कर रहे हैं, तो क्या हम सर्जरी कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। लॉस ऑफ मसल टोन, मांसपेशियां उसकी बिल्कुल रिलैक्स होनी चाहिए। मान लो मैं किसी पेशेंट के आंतों की सर्जरी करना चाहता हूं, इंटेस्टाइन की, और उस व्यक्ति के आंतों के अंदर पेरिस्टालसिस का मूवमेंट हो रहा है, आंतें लगातार चल रही है, तो क्या मैं टांके लगा पाऊंगा? तो उसकी जो मांसपेशियां हैं बिल्कुल रिलैक्स अवस्था के अंदर होनी चाहिए। अगली चीज एनाल्जेसिया, जब मैं सर्जरी कर रहा हूं तो उस मरीज को दर्द भी नहीं होना चाहिए। अगर मान लो पेशेंट पड़ा पड़ा चिल्ला रहा है तो क्या हम सर्जरी कर पाएंगे? वो हमारे लिए भी बड़ा बेकार एक्सपीरियंस है और उस पेशेंट के लिए तो और भी बुरा एक्सपीरियंस है। अच्छा, अगली चीज एमनेसिया। अभी जब हम आगे चलेंगे तो बेटा बताऊंगा कि एनेस्थीसिया में हम कुछ सिडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स दे देते हैं। सिडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स, ऐसी दवाइयां जिनकी वजह से पेशेंट को जो पेनफुल मेमोरी है, सर्जरी जब उसकी होगी तो उसको बड़ा दर्द, थोड़ा सा दर्द वाला एहसास होगा, तो हम नहीं चाहते कि पेशेंट को वो जो पेनफुल मेमोरी है वो याद रहे। तो एमनेसिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी। ऐसा नहीं है कि बेटा उसकी पूरी याददाश्त हम लोग उड़ा देंगे, बस आगे 2-3 घंटे सर्जरी के दौरान जो भी उसके साथ हो वो पेशेंट को याद ना रहे, ताकि उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो लाइफ में पेनफुल एक्सपीरियंस याद ना रहे। तो इन 5 पर्पस के लिए बेटा एनेस्थीसिया दिया जाता है। बात समझ में आई क्या बेटा? कमेंट करके लगातार मेरे को बताते रहो। अब मैं फिर चलता हूँ अगले प्रश्न के ऊपर।
हंसराज कुमावत कह रहा है, अरे बालकों पढ़ने में ध्यान दिया करो। ये डायलॉग बोल दो सर एक बार तो कह देते हैं, अरे टाबरों पढ़ाई में ध्यान दिया करो। चलो देखो बेटा अगला क्वेश्चन। वो तो जो पहला प्रश्न था ना बेटा, वो तो एक डेमो था, वो तो एक इंट्रोडक्शन था कि एनेस्थीसिया मशीन ऐसी दिखाई देती है। अब प्रॉपर अपने जो क्वेश्चन आने लगे हैं धुआंधार, बिल्कुल शुरू हो जाओ एकदम एक्टिवली। आइडेंटिफाई द पार्ट एरोड इन द इमेज शोन बिलो। ये जो चित्र दिखाया गया है इसमें एक लाल कलर का एरो बनाया हुआ है बेटा, और इस एरो से, ये एरो बना करके जो आपसे चीज पूछी गई है इसका नाम क्या है? इस पार्ट का नाम क्या है जो एरो दर्शा रहा है? ये जो तीर का निशान एनेस्थीसिया मशीन के जिस पार्ट के ऊपर चिन्हित है उस पार्ट को क्या कहा जाता है? बैरोमीटर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मैनोमीटर, ऑप्शन सी वेपराइजर चैम्बर, ऑप्शन डी रोटामीटर, या ऑप्शन ई ऑक्सीजन फ्लोमीटर। बेटा मैं और जूम कर देता हूं अपने अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, देखो ये जो एरो लगा हुआ है ये ब्लैक कलर से, मैं देखो इसको हाईलाइट कर देता हूं या किसी और कलर से कर देता हूं। ये देखो ये रेड कलर से मैंने एक बॉक्स बना दिया है। इस बॉक्स के अंदर जो पार्ट है इसको क्या कहा जाएगा? कमेंट आना शुरू हो गए हैं हमारे दोस्तों के। कमेंट क्या क्या आ रहे हैं? कुछ लोगों का कहना है हंसराज कुमावत का सी, पिंकू, प्रिया, संजय पंथी जी, सुनील वर्मा, मोनू प्रजापत, मुकुल सी। लगभग लोग सी आंसर दे रहे हैं। सी ऑप्शन क्या है? वेपराइजर चैम्बर। अरे बेटा इतना आसान होता तो ये प्रश्न मैंने पूछा ही ना होता है। बेटा फिर ध्यान से देख लो, ये देखो जैसे कोई चीज का आप लोगों ने देखा है जब ऑक्सीजन का जो ह्यूमिडिफायर वाला एपरेटस होता है उसके ऊपर एक कांच की ट्यूब बनी रहती है जिसको बोलते हैं फ्लोमीटर। कितनी फ्लो से ऑक्सीजन चल रही है वो फ्लोमीटर एक कांटा शो करता है ना, तो वैसा ही एक मीटर एनेस्थीसिया मशीन पे बना होता है। लगभग तुम सभी लोगों का उत्तर बेटा गलत है। ठीक है, अब सही क्या होता है मैं बताता हूं। देखो बेटा इस क्वेश्चन को रखने का मेरा पर्पस यही है कि आप लोग एनेस्थीसिया मशीन के सारे पार्ट्स को समझ जाओ, और ये जो पार्ट्स हैं इनको अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लेना। कोई बात नहीं बेटा, प्रैक्टिस में जितनी गलतियां होंगी ना एग्जाम में उतनी कम होंगी। ठीक है, तो आइए समझते हैं। ये बेटा जो हमारी एनेस्थीसिया मशीन है इसमें दो कंपार्टमेंट होते हैं। अब आराम से समझ लीजिएगा, एनेस्थीसिया मशीन में बेटा दो कंपार्टमेंट होते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि जब पेशेंट को पूरी तरह बेहोश कर दोगे, जब पेशेंट के रिफ्लेक्सेस चले जाएंगे। आयरन मैन कह रहा है बी, बेटा बी भी गलत है, तुक्का कभी सही नहीं लगता है। ठीक है, मैं बताता हूँ, समझो पहले चीज को, कॉन्सेप्ट को समझो कि होता क्या है बेटा। जब मैंने कहा कि जब एनेस्थीसिया देता हूं तो पांच चीजें होती है। पेशेंट पूरे तरीके से बेहोश हो जाएगा, पेशेंट की मसल टोन चली जाएगी। अच्छा, मांसपेशियां जब बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी तो हमारे लंग्स या फेफड़े भी तो मांसपेशियां ही हैं। लंग्स अगर एकदम रिलैक्स हो गए, ना कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं ना एक्सपेंड कर पा रहे हैं, तो क्या पेशेंट सांस ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। इसका मतलब जब पेशेंट एनेस्थीसिया में है, पूरे तरीके से बेहोशी की अवस्था में है, तो अपने आप सांस नहीं ले पाएगा, उसको सांस भी हम लोगों को देनी पड़ेगी। यानी जो वेंटिलेटर है उससे पेशेंट को अटैच करना पड़ेगा। तो एनेस्थीसिया मशीन के अंदर दो कंपार्टमेंट होते हैं, एक तो होता है वेंटिलेटर कंपार्टमेंट और दूसरा होता है एनेस्थीसिया कंपार्टमेंट। क्योंकि जब पेशेंट बेहोश है, उसकी रिफ्लेक्स एक्टिविटी जीरो है, उसकी कॉन्शियसनेस बिल्कुल जीरो है, मसल टोन जीरो है, तब उसकी जो सांसें हैं वो हमको कंट्रोल करनी पड़ेगी, पूरे तरीके से हमारे कंट्रोल में रहेगी। तो दो कंपार्टमेंट बेटा इसके अंदर होते हैं। ये जो मैं ब्लैक कलर से बना रहा हूं, जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, ये तो है बेटा वेंटिलेटर कंपार्टमेंट, वेंटिलेटर कंपार्टमेंट। और बाकी का जितना भी हिस्सा बचा हुआ है, बाकी का जितना भी जो मैंने हरे कलर से बनाया है बेटा, ये है एनेस्थीसिया कंपार्टमेंट, एनेस्थीसिया कंपार्टमेंट। तो हमारा जो एनेस्थीसिया मशीन है उसके अंदर बेटा दो कंपार्टमेंट होते हैं, एक तो वेंटिलेटर कंपार्टमेंट और दूसरा एनेस्थीसिया कंपार्टमेंट। वेंटिलेटर कंपार्टमेंट से हम ये कंट्रोल करते हैं कि जब पेशेंट को सर्जरी की जा रही है तो उसकी जो सांसें हैं वो सही रूप से चलती रहे। सब कुछ हमारे कंट्रोल में होगा कि पेशेंट 1 मिनट में 12 बार सांस लेगा, एक बार जब सांस लेगा तो कितनी हवा अंदर जाएगी, अच्छा जो हवा अंदर जा रही है उसके अंदर ऑक्सीजन कितनी होगी, ये सब। अभी आज हम वेंटिलेटर को कम डिस्कस करेंगे, टॉपिक हमारा जो है वो एनेस्थीसिया ज्यादा है। वेंटिलेटर के ऊपर एक अलग से पूरी क्लास हम आगे लेंगे नॉर्थ सेट से पहले। अच्छा अब इसके ऊपर फोकस करो।
इसके अंदर बेटा जो आपको ये दिखाई दे रही है ना, ये जो येलो कलर का एक कंटेनर बना हुआ है, इनके अंदर क्या होता है, पेशेंट को जो इनहेलेशनल एनेस्थीसिया देते हैं, सांसों के जरिए जो इनहेलेशनल रूट से जो एनेस्थेटिक दिया जाता है, उनको इन बॉक्सेस के अंदर या इन कंटेनर्स के अंदर रखा जाता है। तो इनको कहा जाता है, जो कुछ बच्चे दे रहे थे ना कि वेपराइजिंग एजेंट का कंटेनर है, तो बेटा वो तो ये होता है, ये जो येलो कलर से मैंने बना दिया है ना, तो इसको कहा जाता है वेपराइजर कंटेनर। एक ये पर्पल कलर का इसके अंदर लगा हुआ है, तो ये जो दोनों हैं ये हो गए बेटा वेपराइजर के कंटेनर, वेपोराइजर कंटेनर। इनके अंदर एनेस्थेटिक है, इनके अंदर क्या है बेटा, इनहेलेशनल एनेस्थेटिक, बेहोशी की दवा है। अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो ये जो एक पीले कलर का और एक पर्पल कलर का जो डब्बा लगा हुआ है, इनके अंदर है बेटा बेहोशी की दवा, ठीक है, जिसको सुंघाया जाता है, ठीक है, इनहेलेशनल रूट से दिया जाता है। अब अच्छा, जो अपने प्रश्न के अंदर लाल कलर का एरो दिखा करके पूछा गया था कि भैया ये क्या है, तो बेटा इसको कहा जाता है रोटामीटर। क्या कहा जाता है, रोटामीटर। तो लगभग सभी को आंसर पता चला है क्या, इसको बेटा कहा जाता है रोटामीटर। ये जो इन डब्बियों के अंदर, इन कंटेनर के अंदर गैस भरी हुई है, वेपराइजिंग एजेंट भरा हुआ है, वेपराइजर जो भरा हुआ है, ये कितनी रेट से दिया जा रहा है, कितना ml पर मिनट जा रहा है, इसका जो रेट है फ्लो का, उसको दर्शाने वाला जो मीटर होता है, इसको रोटामीटर कहा जाता है। बैरोमीटर और मैनोमीटर प्रेशर नापने के काम आता है, ठीक है। तो बेटा बैरोमीटर और मैनोमीटर प्रेशर नापने के काम आता है, तो ये दोनों आंसर सही नहीं होंगे। वेपराइजर चैम्बर कलर कोडेड होते हैं, इनका स्पेसिफिक कलर होता है, जो ये पीले कलर में और पर्पल कलर में दिखाए गए हैं, ये वेपराइजर कंटेनर है। ये जो लाल कलर से चिन्हित किया गया है, ये वेपराइजर कंटेनर नहीं है। ऑक्सीजन फ्लोमीटर, बेटा ध्यान से देख लेना सारे के सारे लोग, ऑक्सीजन का जो फ्लोमीटर होता है, ऑक्सीजन का जो फ्लोमीटर होता है वो यहां पर होता है, ठीक है। इसके ऊपर अपन सेट कर सकते हैं, ऑक्सीजन का एक वाल्व होता है जिसके आगे फ्लोमीटर लगा होता है कि ऑक्सीजन कितना लीटर पर मिनट जाएगी, तो वो एनेस्थीसिया मशीन के अंदर यहां होता है। ये जो लाल कलर के गोले में दिखाया गया है, ये है बेटा अपना रोटामीटर, रोटामीटर इसको कहा जाता है, ठीक है। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि लगभग सभी बच्चों को एनेस्थीसिया मशीन थोड़ी बहुत समझ में आई कि एनेस्थीसिया मशीन में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। कमेंट करो जवानों। इनका कलर होता है पर्टिकुलर, बेटा बिल्कुल कलर होता है, उसके ऊपर आंसर भी है। पिंकू कह रहा है सर जूम करो, लो बेटा बिल्कुल जूम कर देते हैं, थोड़ा सा देख लो एक बार, फिर से रिवाइज भी कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हमारी एनेस्थीसिया मशीन है, इसके अंदर जो ये मॉनिटर सा लगा हुआ है, ये इसका वेंटिलेटर कंपार्टमेंट है और बाकी सारा एनेस्थीसिया का कंपार्टमेंट है। ये जो बिल्कुल येलो या पर्पल या ब्लू या रेड कलर के डब्बे या कंटेनर लगे होते हैं, इनके अंदर बेहोशी की दवा होती है, इनको वेपराइजर कंटेनर कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक कांच का मीटर सा बना होता है जिसको कहा जाता है रोटामीटर। ये जो बेहोशी की दवा है किस रेट से मरीज को दी जा रही है, ये यहाँ पे दर्शाया जाता है और इसको कंट्रोल करने के यहाँ पर वाल्व होते हैं, इसको रोटामीटर कहा जाता है। रोटामीटर आज के बाद बेटा याद रख लेना हमेशा। अच्छा ठीक है, तो ये कुछ हमारा प्रश्न था, तो इसका उत्तर क्या हो गया बेटा, रोटा मीटर। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बेटा। हाँ, ये वही इमेज आ गई एक बार से फिर से, अगर आप देखना चाहो तो इसके अंदर बेटा ये जो हो गए अपने, ये हो गए वेपराइजर कंटेनर, ये हो गया हमारा रोटामीटर और ये हो गया हमारा वेंटिलेटर का मॉनिटर या स्क्रीन, ठीक है। चलो बेटा अगला प्रश्न, सर्जरी इज परफॉर्म ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया की किस स्टेज के अंदर सर्जरी परफॉर्म की जाती है, कमेंट करके फटाफट से आंसर बताएं। पीयूष कह रहा है वेपराइजर पिंक वाले का नाम क्या है। पीयूष बेटा तेरे को तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, तो 1 घंटे जी थाम के बैठ जा बस। एक सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग चलेंगे, सब कुछ का आंसर तेरे को मिलेगा, चिंता मत कर। सर्जरी इज परफॉर्म ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया, तो लगभग लोगों का आंसर मोनू का, सोनल वर्मा,
मोनू प्रजापत, रामू धाकड़, संजय, सभी लोगों का आंसर सी है। देखो बेटा, एनेस्थीसिया को 4 स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्टेज को बिगिनिंग स्टेज कहा जाता है, बिगिनिंग स्टेज कहा जाता है। जैसे ही हम पेशेंट के मुंह के ऊपर मास्क लगाएंगे और उसको कहेंगे कि भैया गहरी सांस लो, और जैसे ही बेहोशी की दवाई उसके सांसों के अंदर गई, उसी समय से उसकी स्टेज 1 शुरू हो जाती है, जिसको कहा जाता है बिगिनिंग स्टेज। इसके अंदर पेशेंट को लाइटनेस फील होती है। ठीक है, मैं समझा देता हूं, उसके बाद आंसर आप लोग बता दीजिएगा। ऑप्शन या स्टेज फर्स्ट की अगर हम बात करें तो इसको कहा जाता है बेटा बिगिनिंग स्टेज। इसको कहा जाता है बिगिनिंग स्टेज। कब से शुरू हो जाती है? स्टार्ट्स विथ इनहेलेशन, इनहेलेशन ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट। जैसे ही पेशेंट के मुंह पे मास्क लगाया और उसको कहा कि भैया गहरी सांस लो, तो जैसे ही एनेस्थेटिक एजेंट उसके अंदर गया, स्टेज 1 शुरू हो गई। इसमें पेशेंट को कैसा महसूस होता है? पेशेंट फील करता है, पेशेंट फील लाइटनेस, हल्का हल्का उसको फील होता है। ठीक है, ड्राउजीनेस, ड्राउजीनेस, नींद उसको आने लगती है, तो ऐसी चीजें उसको फील होती है। उसके बाद में आती है बेटा स्टेज सेकंड। उसके बाद में आती है स्टेज सेकंड। इसको कहा जाता है स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट। इसको कहा जाता है बेटा स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट। इसके अंदर पेशेंट क्या होता है, इसके जितने भी सेंसोरियम होता है या जो एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है या बाहरी जितने भी स्टिमुलस हैं वो उसको बहुत ज्यादा सुनाई देते हैं। अच्छा, आप लोगों ने कभी ऑपरेशन थिएटर में एंट्री की हो, तो ऑपरेशन थिएटर में हमेशा अंधेरा रखा जाता है, लाइट वहां पर डिम रखी जाती है। क्यों? क्योंकि पेशेंट बेटा जब सेकंड स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया में आता है ना, तो उसको हर चीज, छोटी सी भी आवाज आई तो उसको बहुत तेज सुनाई देगी, थोड़ी सी भी लाइट है तो उसको बहुत ज्यादा लाइट वो लगती है। थोड़ी सी देर की ये स्टेज होती है, पर इसके अंदर क्या होता है, एनवायरमेंटल स्टिमुलस जो है, एनवायरमेंटल स्टिमुलस इज एग्जेजरेटेड। एग्जेजरेटेड, एग्जेजरेटेड का मतलब होता है बेटा बढ़ा हुआ, पेशेंट को बहुत ज्यादा महसूस होता है। ठीक है, इसके अंदर पेशेंट क्या करता है, पेशेंट रो सकता है, क्राई कर सकता है, शाउट कर सकता है। ठीक है, इस तरीके की चीजें पेशेंट कर सकता है। तो ये चीजें, पेशेंट रोने लग सकता है, चिल्लाने लग सकता है, ठीक है, गाली भी दे सकता है, कुछ कुछ बड़बड़ा सकता है। तो ये सब ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं, एनेस्थीसिया देने से पहले ही पेशेंट को इंट्रावीनसली सिडेटिव देना शुरू कर देते हैं, हिप्नोटिक सिडेटिव ड्रग, जैसे प्रोपोफॉल हो गई, फेंटानिल हो गई। इन सभी दवाइयों को भी बेटा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आप 1 घंटे दिल थाम के आराम से बैठ जाओ अपनी स्क्रीन के सामने, आपको एनेस्थीसिया से रिलेटेड सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, तो सेकंड स्टेज को हम लोग क्या कर देते हैं, पेशेंट चिल्लाए नहीं, कुछ कुछ बड़बड़ाए नहीं, इसलिए हम उसको एनेस्थीसिया सुंघाने से पहले ही, इनहेलेशनल रूट से देने से पहले ही इंट्रावीनसली उसको सिडेटिव ड्रग हम लोग देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, दिस इज स्किप्ड, स्किप्ड बाय यूज ऑफ आईवी सिडेटिव। इंट्रावीनस सिडेटिव की मदद से इस स्टेज को जनरली स्किप कर दिया जाता है। ठीक है, मोनू कुमार कह रहा है गालियां बक सकता है, बिल्कुल बक सकता है बेटा, मरीज तो कुछ भी कह सकता है। ठीक है, कि मेरे साथ क्या कर रहे हो, दर्द कर दिया, इसीलिए स्किप कर देते हैं। मरीज, देसी मरीज कुछ भी कह सकता है। ये कलर थोड़ा सा बेटा मैं चेंज कर लेता हूँ इसका, बैकग्राउंड का। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में आती है बेटा स्टेज 3। इसके बाद में आती है अपनी स्टेज 3। ठीक है, स्टेज 3 को कहा जाता है बेटा स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया। यानी जितने भी लोग
ये आंसर दे रहे थे ना स्टेज 3 वाला, उन सभी का आंसर ठीक था। स्टेज 3 वो स्टेज है जिस स्टेज के दौरान पेशेंट जो है ऑपरेशन करने के लिए बिल्कुल तैयार है। यानी जो 5 चीजें मैंने कही थी, कौन कौन सी चीजें? लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ रिफ्लेक्स, एनाल्जेसिया, लॉस ऑफ मसल कंट्रोल और एमनेसिया, ये पांचों चीजें इस स्टेज में अचीव हो चुकी है। यानी पेशेंट पूरी तरह से बेहोश है। अब मैं उसको कहीं से भी कट करूंगा तो पेशेंट को दर्द नहीं होगा। पेशेंट की जो मसल्स है वो पूरी तरह से रिलैक्स हैं, पेशेंट के रिफ्लेक्स काम नहीं कर रहे हैं, और ये जो दर्दनाक मेमोरी है ये पेशेंट को आगे याद नहीं रहेगी। यानी अब मरीज ऑपरेशन करने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। तो सर्जरी सर्जरी इज डन ड्यूरिंग दिस स्टेज। तो बेटा आप जो भी नोटपैड लेकर के बैठे हो उसमें स्टेज 3 में लिख लेना कि एनेस्थीसिया की तीसरी स्टेज में ऑपरेशन किया जाता है, इसको कहा जाता है स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया। और इसको हाईलाइट कर लेना, हाईलाइटर आता है 20 रुपए का, खरीद के रख लो। इतने अच्छे नोट्स बनाओ कि जब पन्ना बाद में रिवाइज करो तो पन्ने को देखते ही 4 चीजें हाईलाइटेड दिखे कि हाँ इस पन्ने में ये 4 चीजें ही काम की है। क्योंकि पहले से आखिरी पन्ने तक 10 कॉपियों का रिवीजन कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। अभी हाइलाइटर नहीं है तो हरे नीले काले पीले गुलाबी पेन से गोला मार लो। चलो इसके बाद में चलते हैं बेटा चौथी स्टेज के ऊपर, जिसको कहा जाता है स्टेज 4। स्टेज 4। तो आज आपको यह भी पता चल गया है कि एनेस्थीसिया की 4 स्टेज होती हैं। अच्छा, स्टेज 4 को कहा जाता है बेटा स्टेज ऑफ मेड्यूलरी डिप्रेशन। स्टेज ऑफ मेड्यूलरी डिप्रेशन। डिप्रेशन। अच्छा होता क्या है, देखो बेटा हम लोग पेशेंट को बेहोशी की दवाई दे रहे हैं तो दवाई का तो डोज ज्यादा भी हो सकता है। तो किसी कंडीशन के अंदर अगर दवाई का या एनेस्थेटिक एजेंट का डोज ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा एनेस्थीसिया या सिडेटिव दवाई दे दी जाए, तो पेशेंट बहुत ज्यादा बेहोशी की अवस्था में या डिप्रेशन के अंदर चला जाता है। पेशेंट का रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होने लगता है, उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होने लगता है, पेशेंट का जो ब्रेन एक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन, वो जीरो की तरफ जाने लगती है। उसको कैसे नापते हैं उसका भी आज एक क्वेश्चन है। आजकल एक ऐसी मशीन बनाई है बेटा जिससे जब पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया गया है तो उसके अंदर एक रीडिंग आती है, उससे पता लग जाता है कि पेशेंट का जो ब्रेन एक्टिविटी है वो कितनी ज्यादा सप्रेस हुई है, पेशेंट का जो कॉन्शियसनेस है वो दवाइयों से आपने कितना सप्रेस किया है। अभी आप बने रहिए, एक प्रश्न उसके ऊपर भी है। तो अगर पेशेंट को ज्यादा एनेस्थेसिया दे दिया जाए तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, और वो स्टेज होती है स्टेज 4। कि अगर ज्यादा बेहोशी की दवाई दे दी और पेशेंट को बहुत ज्यादा डिप्रेशन होने लगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होने लगा, कॉर्टिकल सप्रेशन होने लगा, तो इस स्टेज को कहा जाता है बेटा स्टेज ऑफ मेड्यूलरी डिप्रेशन। इसमें मरीज की डेथ भी हो सकती है। तो स्टेज 4 कब आती है बेटा? ड्यू टू एक्सेसिव, ज्यादा एनेस्थीसिया दे दिया गया, एक्सेसिव डोज ऑफ एनेस्थीसिया। बेटा इसका इंसिडेंस है 1 लाख में से एक। 1 लाख में से एक व्यक्ति जब ऑपरेशन किया जाता है ना, तो 1 लाख में से एक आदमी मेड्यूलरी डिप्रेशन में जाता है। डेथ सबकी नहीं होती है, लेकिन 1 लाख में से एक आदमी मेड्यूलरी डिप्रेशन में जाता है। तो कभी मत कहा करो कि तू लाखों में एक है, कभी कभी लाखों में एक होना समस्या की बात हो जाती है। अच्छा, डेथ में अकर, डेथ कैन ऑल्सो अकर, पेशेंट की जान भी जा सकती है। इसीलिए हम लोग कंसेंट ले लेते हैं कि भैया बेहोशी की हालत में ऑपरेशन किया जाएगा और कुछ भी हानि होगी तो उसकी पूर्णतः जिम्मेदारी मरीज की खुद की होगी, क्योंकि पता है लाखों में एक कोई एक तो हो सकता है। ठीक है। अच्छा, इस स्टेज में अगर पेशेंट चला जाए तो क्या करना चाहिए? अगर इस स्टेज में पेशेंट चला जाए तो इसका बेटा जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट है, वो क्या किया जाएगा? पेशेंट को जो भी सिडेटिव हिप्नोटिक ड्रग चल रहा है तुरंत उसको रोक दिया जाए, स्टॉप सिडेटिव। ठीक है। और जो भी सिडेटिव चल रहा था प्लस उस सिडेटिव का एंटीडोट दिया जाए, एंटीडोट ऑफ सिडेटिव। बेटा एंटीडोट कौन कौन से होते हैं? अगर मान लो मैं आपसे कहूं कि पेशेंट को ओपियोइड चल रहा था, ठीक है, या फिर कोई बेंजोडाइजेपाइन चल रहा था, दोनों के उदाहरण लिख देता हूं। ओपियोइड का एग्जांपल हो गया फेंटानिल, ठीक है, और इसका उदाहरण लिख देता हूं मैं
मिडाजोलाम। मैंने कहा था ना बेटा कि जब पेशेंट को एनेस्थीसिया देते हैं, सुंघाते हैं उसको दवाई मास्क लगा के, उससे पहले ही उसको इंट्रावीनसली हम लोग क्या करते हैं, सिडेटिव हिप्नोटिक दवाई देना शुरू कर देते हैं। तो जनरली जो यूज होती है ऑपरेशन थिएटर में वो ओपियोइड्स हैं और बेंजोडाइजेपिन्स हैं। ओपियोइड का एग्जाम्पल है फेंटनिल और इसका एग्जाम्पल है मिडाजोलाम। तो इनका एंटीडोट देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पेशेंट का रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होने लग गया, सब कुछ होने लग गया। तो बेटा आज के बाद हमेशा याद रखना, जो ओपियोइड हैं इनका एंटीडोट होता है नेलोक्सोन। इनका एंटीडोट होता है नेलोक्सोन। ठीक है। और मिडाजोलाम का ये बेंजोडाइजेपिन्स का होता है फ्लूमाजेनिल। फ्लूमाजेनिल। ठीक है। तो अगर किसी पेशेंट को मेडुलरी डिप्रेशन हो जाए तो तुरंत बेटा हम लोग सिडेटिव हिप्नोटिक ड्रग को स्टॉप कर देते हैं, एनेस्थीसिया को भी स्टॉप कर देते हैं, रिवर्सल कर देते हैं, और जो भी सिडेटिव चल रहा था उसका एंटीडोट दे दिया जाता है। अगर कोई ओपियोइड चल रहा था तो उसका एंटीडोट होता है नेलोक्सोन, और अगर कोई बेंजोडाइजेपिन चल रहा है तो उसका एंटीडोट होता है फ्लूमाजेनिल। एक पिक्चर इमेजिन करो कि एक पेशेंट की सर्जरी चल रही है और अचानक से पेशेंट का सैचुरेशन नीचे आने लगता है। ठीक है। एक मॉनिटर होता है जो बताता है कि पेशेंट का जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, ब्रेन एक्टिविटी है, बहुत ज्यादा नीचे जा रही है। तो हम क्या करेंगे, तुरंत डॉक्टर साहब को कहेंगे, बेहोशी वाले डॉक्टर साहब को, कि सर पेशेंट मेडुलरी डिप्रेशन के अंदर जा रहा है। तो तुरंत हम क्या करेंगे बेटा, एनेस्थीसिया को रिवर्स कर देंगे, बेहोशी वाली दवाई को बिल्कुल जीरो कर देंगे, ओपियोइड या बेंजोडाइजेपिन जो चल रहा है उसका फ्लो बिल्कुल जीरो कर देंगे, और तुरंत उसका एंटीडोट, अगर ओपियोइड चल रहा है तो नेलोक्सोन और बेंजोडाइजेपिन चल रहा है तो फ्लूमाजेनिल। तो बेटा एनेस्थीसिया की होती है 4 स्टेज। स्टेज 1 बिगिनिंग स्टेज, स्टेज 2 स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, तीसरी स्टेज स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया जिस दौरान ऑपरेशन किया जाता है, और अगर ओवरडोज हो जाए तो स्टेज ऑफ मेडुलरी डिप्रेशन जिसमें पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। अब चलते हैं अपने प्रश्न के ऊपर। इसमें अपने से पूछा था कि सर्जरीज परफॉर्म ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया, तो इसका सबको उत्तर बेटा मिल गया है, स्टेज 3। और जिन लोगों ने पहले से ही सही आंसर दिया था उनको बेटा वेरी गुड, आप लोग अच्छी, आपकी तैयारी चल रही है। और इस देश का जो सर्वोच्च चिकित्सीय संस्थान है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, वो बाहें फैला के बेटा आपके स्वागत की तैयारी में खड़ा है। अगर इन चीजों के आंसर आप पहली बार में सही दे पा रहे हो तो एम्स बेटा खड़ा है आपके इंतजार के अंदर, बस कुछ 2 महीने दूरी पर हो आप। चलो अगले प्रश्न की तरफ बेटा चलते हैं। क्वेश्चन देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन है, एम्स दिल्ली ने एक कंबाइंड एग्जाम लिया था 2019 में, और जो पहला नॉरसेट हुआ था नॉरसेट 2020 में, बिल्कुल मैं बेटा ईयर वाइज लिख रहा हूं, ये दोनों पेपर उठा के देख लेना, इस तरीके का प्रश्न तुम्हारे को मिल जाएगा। बिल्कुल डिट्टो के डिट्टो क्वेश्चन लगातार 2 साल पूछा दिल्ली एम्स ने, 2019 में पूछा, 2020 में पूछा कि ये जो येलो कलर का है, कलर अलग अलग पूछा था, एक बार येलो पूछा था, एक बार पर्पल का पूछा था, लेकिन बिल्कुल वेपराइजिंग जो कंटेनर है, वेपराइजर कंटेनर है, उसके ऊपर प्रश्न आया था। क्वेश्चन पढ़ो बेटा, ये पेपर बेटा आज ही चेक कर लेना। द वेपराइजिंग एजेंट स्टोर्ड इन येलो कैनिस्टर इन एनेस्थीसिया मशीन इज, थोड़ा सा जूम करता हूं, ध्यान से देखो, ये एरो भी मैंने लगा रखा है। क्वेश्चन को बेटा ध्यान से देखो कि ये जो येलो कैनिस्टर है, पीले कलर की जो शीशी है, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, ये येलो जो कैनिस्टर है, हर शीशी के ऊपर बेटा कलर बना होता है, तो ये जो येलो वाला कैनिस्टर है, पीले रंग की जो शीशी है, इसके अंदर कौन सा वेपराइजिंग एजेंट स्टोर किया जाता है, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। और ये 2 बार दिल्ली एम्स पूछ चुका है, 2019 2020 रिसेंट ईयर में, उससे पहले तो कई बार पूछा है, ये तो रिसेंट ही बता दिया मैंने। आपके पास ऑप्शंस आ गए बेटा, ए आइसोफ्लूरेन, बी डेस्फ्लूरेन, सी एन फ्लूरेन और डी सिवोफ्लूरेन। आंसर कमेंट के ऊपर फटाफट आ जाने चाहिए बेटा। लगभग लोगों का आंसर आ रहा है, कुछ कह रहे हैं ए, कुछ कह रहे हैं डी। मोनू कुमार बता रहा है सिवोफ्लूरेन ए। अच्छा, भावना ललित सिंह राव, इनका आंसर है डी। बेटा ऑप्शन ए है आइसोफ्लूरेन, ऑप्शन बी है डेस्फ्लूरेन, ऑप्शन सी है एन फ्लूरेन और ऑप्शन डी है सिवोफ्लूरेन।
बेटा मैं इन चारों का, और ये जो वेपराइजिंग एजेंट है इनके अंदर जो वेपराइजर रखा जाता है, कितने प्रकार के वेपराइजर एजेंट होते हैं, कब कब इनको यूज करते हैं, कौन से अब चलन में या यूज के अंदर नहीं है, ठीक है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। हमने किसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन ले लिया ना, इसका मतलब उसका पूरा पोस्टमार्टम करके छोड़ेंगे, ठीक है। उसके ऊपर कितना प्रश्न बन सकता है, क्या वेराइटी हो सकती है, सब कुछ डिस्कस करेंगे हम लोग। अच्छा, लगभग लोगों का आंसर ठीक है, सिवोफ्लुरेन सिवोफ्लुरेन। पर कुछ दोस्त ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने ये नहीं सुना हो, तो बेटा सबको अपन थोड़ा सा फटाफट डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो कंटेनर होते हैं ना बेटा, वेपराइजिंग एजेंट, वेपराइजिंग एजेंट, ठीक है, ये क्या होते हैं बेटा? इनहेलेशनल एनेस्थीसिया होता है। क्या होता है? इनहेलेशनल एनेस्थीसिया होता है। और ये क्या होता है बेटा? कलर कोडेड होता है। कैसा होता है? कलर कोडेड होता है। यानी किसी विशेष प्रकार के रंग की बोतल में कोई विशेष प्रकार के एनेस्थीसिया की दवाई ही रखी जाएगी, ऐसा नहीं है किसी के अंदर कोई भी रख दी, ठीक है। जैसे राइल्स ट्यूब के अंदर कलर कोडिंग होती है ना, 18 नंबर की लाल होती है, 14 नंबर की हरी होती है, शायद 16 नंबर की ऑरेंज होती है, कलर कोडिंग होती है ना। तो वैसे ही जो वेपराइजर है, बेहोशी की दवाई रखने की जो शीशियां होती है, उनकी कलर कोडिंग होती है कि पीली वाली में यही रखेंगे, गुलाबी वाली में यही रखनी है, ठीक है, ये कलर कोडिंग होती है। वो कलर कोडिंग कैसी कैसी होती है? तो बेटा सबसे पहले बात कर लेंगे जिसपे हमारा प्रश्न था, येलो कलर। तो बेटा येलो कलर की जो शीशी होती है, इसमें सिवोफ्लुरेन नाम के वेपराइजिंग एजेंट को रखा जाता है, सिवोफ्लुरेन, ठीक है। येलो कलर के अंदर बेटा, ये नोट्स लिख लेना जो भी नोटपैड लेके बैठे हो, इतनी सारी चीजें एनेस्थीसिया के ऊपर एक जगह एक किताब में नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो जो येलो कलर का कंटेनर है, हाँ, येलो कलर का जो कंटेनर है बेटा, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा सिवोफ्लुरेन, ठीक है, सिवोफ्लुरेन। अच्छा, ये जो सिवोफ्लुरेन है, ये बेटा स्वीट होता है, इसका नेचर स्वीट इन नेचर, ठीक है। और इसीलिए बेटा इसको बच्चों के अंदर यूज किया जाता है, यूज्ड इन चिल्ड्रन। अगर छोटे बच्चों के किसी भी प्रकार की कोई सर्जरी करनी है और उसको बेहोशी की दवा देनी है, तो उसके अंदर अपना जो सिवोफ्लुरेन है वो यूज किया जाएगा, और येलो कलर के कंटेनर के अंदर बेटा ये स्टोर किया जाता है। फिर आगे चलते हैं, जो पर्पल वाला था, पर्पल कलर, पर्पल वाला जो कंटेनर है, इसके अंदर बेटा आइसोफ्लुरेन नाम का वेपराइजिंग एजेंट जो है उसको स्टोर किया जाता है। जो बड़ी सर्जरीज होती है, इसको यूज्ड इन लॉन्ग सर्जरीज, जैसे कार्डियक सर्जरी हो गई बेटा, ऐसी ऑपरेशन जो थोड़े लंबे समय तक 6 8 घंटे 4 घंटे 10 घंटे चलने, उनके अंदर इसको यूज किया जाता है। कार्डियक, रीनल सर्जरीज, ठीक है, जो ऑपरेशन लंबे समय तक चलते हैं उनके अंदर ये वेपराइजिंग एजेंट यूज किया जाता है। अच्छा, उसके अलावा बेटा फिर चलें आगे। एक होता है बेटा डेस्फ्लुरेन, डेस्फ्लुरेन, इसको बेटा ब्लू कलर के कंटेनर में स्टोर किया जाता है, ब्लू कंटेनर के अंदर, ठीक है। इसको डे केयर सर्जरी में यूज किया जाता है, यूज्ड इन डे केयर सर्जरी। डे केयर सर्जरी बोले तो मान लो एक पेशेंट है, मैं चाहता हूँ वो सवेरे 6 बजे आ जाए मेरे हॉस्पिटल में और एडमिट हो जाए, 10 बजे हम लोग उसका ऑपरेशन करें और शाम को 8 बजे मैं उसको छुट्टी दे दूं। तो शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थेटिक एजेंट की जरूरत होगी, और वो होता है बेटा डेस्फ्लुरेन, नीले कलर के कंटेनर के अंदर स्टोर किया जाता है। अच्छा बेटा, दो चीजें ऐसी हैं जो अब ज्यादा चलन के अंदर नहीं है, लेकिन उनकी कलर कोडिंग में आपको लिखवा देता हूँ। एक है हेलोथेन, हेलोथेन अब यूज नहीं होता है, इसको रेड कंटेनर में स्टोर किया जाता है बेटा। और एक होता है एनफ्लुरेन, इसको ऑरेंज कलर के कंटेनर में स्टोर किया जाता है। हालांकि अब ये ज्यादा यूज नहीं होते हैं, लेकिन कलर कोडिंग आपको पता होनी
चाहिए। तो बेटा कलर कोडिंग मैंने आपको लिखवा दी है, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। तो बेटा हमारे प्रश्न का जो आंसर है, और ये जो क्वेश्चन है बेटा आपको, ये दो पेपर देख लेना, दिल्ली एम्स का 2019 का और 2020 का, लगातार 2 बार ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कौन से कलर के वेपराइजिंग एजेंट के अंदर कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट स्टोर किया जाता है। तो इसका आंसर अपना हो गया है बेटा येलो कलर के ऊपर, ये देखो लाल तीर का निशान येलो वाले कंटेनर पे जा रहा है, तो येलो में रखा जाता है सिवोफ्लुरेन। और ये स्वीट इन नेचर, मीठा सा इसका जो है स्वाद या टेस्ट या इसका नेचर होता है, तो इसलिए छोटे बच्चों का ऑपरेशन करना हो तो इसी को यूज किया जाता है। बढ़ते हैं बेटा अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, आइडेंटिफाई द आर्टिकल शोन इन इमेज बिलो, चित्र में दिखाए गए आर्टिकल को पहचानिए। कमेंट करो बेटा फटाफट। हाँ बेटा, कमेंट सी आ रहे हैं, धीरज राजपूत, मोनू। देखो बेटा, आइडेंटिफाई द आर्टिकल शोन इन इमेज बिलो, इसके अंदर ऑप्शन ए है वेपराइजिंग एजेंट, ऑप्शन बी है गैस कंटेनर, ऑप्शन सी है सोडा लाइम और ऑप्शन डी है रोटामीटर। अब आपको ये तो पता चल गया कि वेपराइजिंग एजेंट होता है वो तो उसका कलर कोडिंग होता है, स्पेसिफिक कलर कोड होता है, उसके अंदर रखा जाता है। गैस कंटेनर तो बेटा गैस कंटेनर नहीं है, इसके अंदर कुछ सफेद सफेद या गुलाबी कलर की चीजें भरी हुई हैं। सोडा लाइम और ऑप्शन डी रोटामीटर, रोटामीटर का भी आपको पता चल गया है। तो जिनका भी बेटा ऑप्शन सी आंसर है, पीयूष, सोनल, अंशुल, राकेश, सभी लोगों का आंसर सी है, और बेटा सी ही इसका करेक्ट आंसर है। ये जो आपको दिखाया गया है ये सोडा लाइम है बेटा, इसको CO2 एब्जॉर्ब करने के लिए रखा जाता है। हम नहीं चाहते कि पेशेंट जो भी एक्सहेल करता है, वो सांसें जो पेशेंट बाहर छोड़ता है वो एनवायरनमेंट के अंदर लीक हो, और ऑपरेशन थिएटर के जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़े। तो हम लोग क्या करते हैं, एक कांच की शीशी के अंदर, जिसको कैनिस्टर कहा जाता है, उसके अंदर सोडा लाइम के ये पत्थर भर देते हैं छोटे छोटे से, ये गुलाबी या पर्पल कलर के आते हैं, और ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो आज के बाद हमेशा याद रखना कि इस तरीके का जो चित्र होता है, कांच की जो शीशी लगी होती है एनेस्थीसिया मशीन में, उसमें सोडा लाइम भरा जाता है और ये CO2 को एब्जॉर्ब करता है। ओम प्रकाश कह रहा है 100 ग्राम सोडा लाइम 20 से 22 लीटर CO2 एब्जॉर्ब कर लेता है। बिल्कुल सही बात है बेटा, इतना ज्यादा इफेक्टिव होता है कि 100 ग्राम जो सोडा लाइम है वो लगभग 20-22 लीटर CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो CO2 एब्जॉर्ब करने के लिए इसको लगाया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इसको चेंज कब करते हैं, जब बेटा इसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, पर्पल कलर का या गुलाबी कलर का आता है, और जब ये व्हाइटिश कलर का होने लगे, इसका रंग उड़ने लगे, तो इसका मतलब इसको चेंज करने का समय आ गया है। चलो बेटा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज यूज टू असेस एयरवे बिफोर इंट्यूबेशन, इनमें से किस पैरामीटर को इंट्यूबेशन के पहले एयरवे को असेस करने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, एक पेशेंट का इंट्यूबेशन करना है, यानी उसको ईटी ट्यूब डालनी है। ठीक है बेटा, उसके ईटी ट्यूब डालने से पहले उसके एयरवे को असेस किया जाता है। वो किससे किया जाता है, क्रैमर इंडेक्स, अपगार स्कोर, बेलार्ड स्कोर, मलमपट्टी क्लासिफिकेशन। इसके अंदर एम मिस हो गया बेटा, ये मालापति नहीं है, मलमपट्टी क्लासिफिकेशन है, यहाँ लिख देता हूं मैं, मलमपट्टी क्लासिफिकेशन। ठीक है, और एक है ऑप्शन ई बिशप स्कोर। तो बेटा कमेंट कीजिए फटाफट। लगभग लोगों का जो आंसर आ रहा है वो डी आ रहा है, तो जिनका भी ऑप्शन डी आंसर है वो बिल्कुल सही है बेटा। जो मलमपट्टी क्लासिफिकेशन होता है, किसी भी पेशेंट को बेहोश करने से पहले उसको इंट्यूबेट किया जाता है, यानी उसके एयरवे के अंदर बेटा ट्यूब डाली जाती है, और वो जो एयरवे में ट्यूब डाली जाती है उससे पहले उसके एयरवे को करते हैं असेस, और वो किया जाता है मलमपट्टी क्लासिफिकेशन से। तो ये बाकी जो ऑप्शन है ये कब कब यूज होते हैं? अच्छा बेटा मेरे को बताओ, बेलार्ड स्कोर कब यूज होता है? ये तो आंसर आप लोगों का सही है, डी इसका आंसर होगा। बेलार्ड स्कोर कब यूज होता है? बेलार्ड स्कोर, बेलार्ड स्कोर का कब यूज किया जाता है?
बेलार्ड स्कोर, अरे जवानों आंसर दो। देवराज सिंह का आंसर है चेक मैचुरेशन। वेरी गुड बेटा देवराज सिंह। जो नया न्यू बॉर्न बेबी होता है उसकी न्यूरो मस्कुलर मैच्योरिटी को पता करने के लिए कि फीट जो बच्चा पैदा हुआ है वो प्री मैच्योर तो नहीं है, तो उसकी जो न्यूरो मस्कुलर मैच्योरिटी है उसको जांचने के लिए एक स्कोर काम में लिया जाता है जिसको कहा जाता है बेलार्ड स्कोर। इन सब का बेटा मैं लिख देता हूँ कौन कौन से को कब कब यूज करते हैं। तो बेटा शुरू करते हैं इससे। क्रेमर इंडेक्स, ये नियोनेटल जॉन्डिस, ठीक है, इसके इसको नापने या इसका अंदाजा लगाने के लिए काम में लिया जाता है। अपगार स्कोर एट बर्थ किया जाता है, इससे आप लोग सब भरी भांति परिचित हैं। बच्चे का न्यूरोलॉजिकल और कार्डियोवैस्कुलर स्टेटस इंक्लूडिंग रेस्पिरेटरी स्टेटस इससे पता चलता है। बेलार्ड स्कोर न्यूबॉर्न की मैच्योरिटी, ठीक है, प्री मैच्योर है या मैच्योर है या पोस्ट मैच्योरिटी वाला बच्चा पैदा हुआ है, ये देखने के लिए बेलार्ड स्कोर काम आता है। और बिशप स्कोर कब काम आता है बेटा? बिशप स्कोर, बिशप स्कोर जब बेटा हम लोग लेबर के अंदर इंडक्शन ऑफ लेबर एक टॉपिक होता है, ठीक है, वो आपको महेंद्र जी अच्छे से पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, पर ऑप्शन में आ गया इसलिए बता देता हूँ। बिशप स्कोर किया जाता है इंडक्शन ऑफ लेबर के पहले, इंडक्शन ऑफ लेबर के पहले, लेबर इंड्यूस करने के पहले एक स्कोर चेक किया जाता है जिसको कहा जाता है बिशप स्कोर। तो ऑप्शन जो भी बेटा अपने ऑप्शंस थे इसके अंदर ऑप्शन जो सही है वो आपको पता चल गया, और बाकी जो चार ऑप्शन गलत हैं वो क्यों गलत हैं या उनका क्या मतलब है वो भी आपको पता चल गया है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। बेटा क्वेश्चन को देखो, अकॉर्डिंग टू मलमपट्टी क्लासिफिकेशन विच क्लास एयरवे इज कंसिडर्ड एज डिफिकल्ट एयरवे फॉर इंट्यूबेशन। क्वेश्चन पूछ रहा है मलमपट्टी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, अपने को पता चल गया मलमपट्टी क्लासिफिकेशन एयरवे को असेस करने के लिए काम में आता है, ठीक है। तो इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कौन इसमें बेटा मलम पट्टी क्लासिफिकेशन के अंदर एयरवे को चार प्रकार में क्लासिफाई किया गया, यानी एयरवे चार प्रकार के होते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4। यानी इन चार क्लास में से किस प्रकार के एयरवे को इंट्यूबेशन के लिए डिफिकल्ट एयरवे माना गया है? ऑप्शन ए क्लास 4, ऑप्शन बी क्लास 3, ऑप्शन सी क्लास 2 और ऑप्शन डी क्लास 1। कमेंट करके बताओ बेटा। मोनू कुमार कह रहे हैं ऑप्शन बी होगा या क्लास 2 होगा। ऑप्शन सी बता रहे हैं। आर के राजपूत का आंसर है सेकंड स्टेज। अच्छा देखो बेटा मलमपट्टी क्लासिफिकेशन में आपको बताता हूँ। ये जो आपके सामने चित्र दिखाया गया है ये मलमपट्टी क्लासिफिकेशन का चित्र है। इसके अंदर देखो जो एयरवे होते हैं पेशेंट के चार क्लास के अंदर डिवाइड किया है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4। इसको चेक कैसे करते हैं? पेशेंट को कहा जाता है कि भैया पूरा मुंह खोलिए, जितना मुंह आप खोल सकते हो उतना पूरा आपने खोलना है, ठीक है। उसके बाद में हम क्या असेस करेंगे? देखो बेटा क्लास 1 के अंदर देखो, अच्छा हमारा जो तालू होता है, जो पैलेट होता है, जो तालु होता है ना बेटा, वो आगे की तरफ तो हार्ड होता है, उसको हार्ड पैलेट कहा जाता है, और पीछे की तरफ जो पार्ट होता है वो सॉफ्ट होता है, तो उसको कहा जाता है सॉफ्ट पैलेट। अब यहाँ पर देखो एक पेशेंट को हमने कहा कि भैया मुंह खोलो, उसने पूरा मुंह खोल दिया, हमको उसका जो सॉफ्ट पैलेट है, हमको उस पेशेंट का जो सॉफ्ट पैलेट है वो दिखाई दे रहा है। हमको पेशेंट का बेटा ये जो गले के अंदर घंटी लटकती है इसको यूव्युला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूव्युला। तो यूव्युला भी जो है हमको पूरा दिखाई दे रहा है, तो इसको कहा जाता है क्लास 1। इस पेशेंट के गले में एंडोट्रेकियल ट्यूब डालने में अपने को कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो एक पेशेंट अगर अपना मुंह खोलता है, उसका अपने को सॉफ्ट पैलेट दिखाई दे रहा है, यूव्युला पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है, तो ये क्लास 1 है, बढ़िया है, कोई भी एबनॉर्मेलिटी नहीं है। फिर देखो क्लास 2 को, क्लास 2 के अंदर क्या है बेटा, अपने को जो यूव्युला है, ठीक है, यूव्युला का बेस तो दिखाई दे रहा है, यूव्युला पूरा दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके नीचे जो सॉफ्ट पैलेट है वो दिखाई
नहीं दे रहा। तो इसके अंदर भी हम लोग इंट्यूबेशन तो आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लास 1 तो सबसे ही बढ़िया है, लेकिन क्लास 2 के अंदर भी इंट्यूबेशन कर सकते हैं, उसमें इंट्यूबेशन में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। पता कैसे चलेगा? यूवुला का बेस तो अपने को दिखाई दे रहा है, लेकिन यूवुला जो गले की घंटी है उसके नीचे का जो सॉफ्ट पैलेट वाला पार्ट है, जैसा इसमें दिख रहा है वैसा उसमें दिखाई नहीं दे रहा। उसके बाद आओ बेटा क्लास 3 के ऊपर। क्लास 3 के अंदर पेशेंट का जो यूवुला है, गले की जो घंटी है, ये भी पूरी तरीके से दिखाई नहीं दे रही। तो अगर ऐसा एयरवे है, इसके अंदर डिफिकल्टी आती है इंट्यूबेट करने में। कर तो सकते हैं इसको भी, पर इसको कहा जाता है डिफिकल्ट एयरवे। तो जो प्रश्न था ना हमारा, उसका आंसर यही है, क्लास 3 इसको कहा जाता है डिफिकल्ट एयरवे। इस पेशेंट का इंट्यूबेशन करने में डॉक्टर साहब को थोड़ी सी मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी। तो आज के बाद बेटा हमेशा याद रखना, क्लास 3 को कहा जाता है क्लास 3 मलम पट्टी क्लासिफिकेशन को कहा जाता है डिफिकल्ट एयरवे। डिफिकल्ट एयरवे, ठीक है। अच्छा क्लास 4 को देखो बेटा, क्लास 4 को देखो। इसके अंदर बेटा क्या होता है, इसके अंदर जो आपका यूवुला है वो बिल्कुल ही दिखाई नहीं दे रहा है। जो लोग ज्यादा गुटखा उटका खाते हैं ना, उनका मुंह पूरी तरीके से खुलता नहीं है। तो अगर किसी का यूवुला ही दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल भी सॉफ्ट पैलेट थोड़ा सा भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस पेशेंट के अंदर बेटा इंट्यूबेशन पॉसिबल ही नहीं है। इस पेशेंट में क्लास 4 के अंदर इंट्यूबेशन इज नॉट पॉसिबल। इसके अंदर आप पेशेंट को इंट्यूबेट नहीं कर सकते। फिर आप कहोगे कि सर इसका ऑपरेशन कैसे होगा, इसको जागते जागते तो ऑपरेट नहीं कर सकते। तो बेटा इसके मुंह से इसके ट्रेकिया में ट्यूब नहीं डाल सकते, इसके सीधे ट्रेकिया के अंदर आपको छेद करना पड़ेगा। इसका एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन नहीं हो सकता, इसकी ट्रेकियोस्टोमी करनी पड़ेगी, गले में छेद करना पड़ेगा, इसके अंदर ट्रेकियोस्टोमी करनी पड़ती है, फिर इसका ऑपरेशन किया जाएगा। ठीक है। तो मलम पट्टी क्लासिफिकेशन के अंदर एयरवे 4 प्रकार के होते हैं, और जो क्लास 3 का एयरवे है उसको डिफिकल्ट एयरवे कहा जाता है, और क्लास 4 के एयरवे जो है बेटा उसके अंदर इंट्यूबेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया बेटा? आंसर होगा इसका बी। जो क्लास 3 का एयरवे है, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है बेटा? क्वेश्चन में पूछा है डिफिकल्ट एयरवे किसको कहा जाएगा। तो जो क्लास 3 का एयरवे है इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? डिफिकल्ट एयरवे। डिफिकल्ट एयरवे इसको कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये बेटा बड़ा एक अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से देखो। आइडेंटिफाई द आर्टिकल शोन इन इमेज बिलो। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफी, ऑप्शन बी है इंफ्रारेड थर्मामीटर, ऑप्शन सी है इंफ्रारेड बिलीरुबिनोमीटर, और ऑप्शन डी है बिस मॉनिटर, और ऑप्शन ई है ईसीजी लीड्स। तो कमेंट करके बेटा फटाफट बताओ कि ये जो चित्र के अंदर आपको दिखाया गया है इस जुगाड़ का नाम क्या है? श्वेता, मोनू, आयरन मैन, धीरज राजपूत, सब लोग कह रहे हैं इंफ्रारेड थर्मामीटर। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इंफ्रारेड बिलीरुबिनोमीटर है। देवराज भी कह रहा है सी कि सर ये इंफ्रारेड बिलीरुबिनोमीटर है। अरे टाबरों, हैं? अरे कोरोना के अंदर जो हम यूज करते थे ना, यहाँ पर बंदूक सी लगाते थे और बटन दबाते थे, और उसके अंदर 3 सेकंड के अंदर हमारा टेम्परेचर आ जाता था, उसको कहते थे इंफ्रारेड थर्मामीटर। है तुम तो वही वाली बात है, लग गया तो तीर नहीं तो तुक्का। ऐसे क्वेश्चन दिल्ली एम्स पूछता है बेटा। दिल्ली एम्स के ऑपरेशन थिएटर, दिल्ली एम्स के किसी भी अच्छे अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के अंदर आजकल ये जुगाड़ यूज किया जाता है। हाल फिलहाल में इसका प्रश्न तो नहीं आया, लेकिन आने की संभावना पूरी पूरी है। हाँ, अब मारो, कोई ए कहो कोई बी कहो कुछ कुछ कहो है। देखो इसका आंसर मैं बताता हूँ बेटा, ये इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफी ईईजी नहीं है। ठीक है, ईईजी कैसा होता है? ईईजी के अंदर बहुत सारे प्रोब्स लगे होते हैं। बहुत, जैसे ईसीजी के अंदर 10-12 लीड लगाते हैं ना हम लोग, 6 चेस्ट लीड लगाते हैं,
4 लिम्ब लीड्स लगाते हैं। तो वैसे ही ईईजी करने के लिए पेशेंट के जो ब्रेन है, जो पेशेंट का हेड है, स्कल है, उसके ऊपर बहुत सारी लीड्स लगी हुई होती हैं। आपकी गलती नहीं है, आपने ये चीज पहले देखी नहीं है, तो संभवतः इसका आंसर आना भी पॉसिबल नहीं है। इंफ्रारेड थर्मामीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर बेटा वो जो बंदूक थी ना कोरोना के अंदर, जो बिना टच करे 2-3 सेंटीमीटर दूरी पे उसको रखो, विद इन 3 सेकेंड वो टेम्परेचर बताती थी, उसको कहा जाता था इंफ्रारेड थर्मामीटर। और उसी की तरह एक जुगाड़ होता है जो एनआईसीयू में आपको देखने को मिलेगा, उसको बच्चे के चेस्ट के ऊपर रख के अगर बटन दबाओ तो उसका बिलीरुबिन लेवल वो 3 सेकंड में बता देती है, उसको कहा जाता है इंफ्रारेड बिलीरुबिनोमीटर। तो बेटा ना तो ये इंफ्रारेड थर्मामीटर है, ना ये इंफ्रारेड बिलीरुबिनोमीटर है। ईसीजी लीड्स, ईसीजी लीड्स कभी किसी पेशेंट के सिर पे थोड़ी ना चिपकाएंगे। फिर ऑप्शन बचता है बेटा डी, बिस मॉनिटर। तो बेटा जो क्वेश्चन के अंदर या ऑप्शन में आपको दिखाया गया है ना चित्र, ये बिस मॉनिटर का चित्र है। इसको बिस मॉनिटर कहा जाता है। क्या काम आता है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, बिस मॉनिटर। अब बात करते हैं बेटा व्हाट इज बिस मॉनिटर। बिस मॉनिटर, इसका पूरा नाम है बेटा बाई स्पेक्ट्रल इंडेक्स मॉनिटर। ठीक है, बाई स्पेक्ट्रल इंडेक्स मॉनिटर। क्या काम आता है बेटा, ये काम आता है, इट मॉनिटर एंड शो कॉन्शियसनेस लेवल, कॉन्शियसनेस का लेवल और ब्रेन एक्टिविटी। मैंने कहा था बेटा कि एनेस्थीसिया हम पेशेंट को बेहोश करने के लिए देते हैं। तो मैंने कहा था ना बेटा, कई कई पेशेंट को ज्यादा डोज हो जाए तो मेड्यूलरी डिप्रेशन में चला जाता है। तो एक ऐसी मशीन बनानी थी जिससे अपने को ये पता चल जाए कि हाँ पेशेंट का जो कॉन्शियसनेस है वो पर्याप्त रूप से कम हो चुका है, इससे ज्यादा कम नहीं करना है। तो उसको मॉनिटर को कहा गया बाई स्पेक्ट्रल इंडेक्स मॉनिटर। जैसा आपने चित्र में देखा, उसके जो प्रोब होते हैं पेशेंट के ब्रेन के ऊपर लगा दिए जाते हैं और ये रीडिंग शो करता है बेटा। इसकी रीडिंग आती है 0 से लेकर के 100 तक। ठीक है, ब्रेन एक्टिविटी को शो करता है। किसको शो करता है, ब्रेन एक्टिविटी को। अच्छा, बिस मॉनिटर बाई स्पेक्ट्रल इंडेक्स, इसकी नॉर्मल रीडिंग क्या होता है, या इसकी रेंज क्या होती है। बिस ये होता है बेटा 0 से लेकर के 100 तक। 100 अगर किसी का स्कोर है, इसका मतलब है वो व्यक्ति फुली कॉन्शियस है। अगर हम में से किसी व्यक्ति के सिर के ऊपर बिस मॉनिटर लगा दिया जाए, उसके प्रोब लगा दिया जाए, तो उसके अंदर जो रीडिंग आएगी वो 100 आएगी, क्योंकि हम लोग पूरे तरीके से कॉन्शियस हैं। अगर किसी व्यक्ति का स्कोर 0 आ जाए, 0 आ जाए, तो उसकी ब्रेन एक्टिविटी बिल्कुल खत्म है, कॉर्टिकल डिप्रेशन में है। ये शो करता है कॉर्टिकल डिप्रेशन। ठीक है, यानी इस व्यक्ति का नुक्ता होने वाला है, इसके तो अब लड्डू बनेंगे। ठीक है, कॉर्टिकल डिप्रेशन हो गया, इसका मतलब काम खत्म है, अब ज्यादा कुछ करने को बचा नहीं है। ठीक है, एनेस्थीसिया माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति का बिस स्कोर 40 से 60 के बीच में है, तो सही तरीके से आपने उसको सिडेट कर दिया है, या प्रॉपर तरीके से एनेस्थीसिया उसको दे दिया जाता है। तो 40 से 60 का जो स्कोर है, सेफ फॉर सर्जरी। इसके अंदर ना पेशेंट को दर्द होगा, ना पेशेंट बीच में जागेगा, ना ही इसको दवाई का ओवरडोज होगा। तो आजकल जब पेशेंट का ऑपरेशन करते हैं, जनरल एनेस्थीसिया देते हैं, तो उस मरीज को बिस इस मॉनिटर से जोड़ दिया जाता है, जो उसका बाई स्पेक्ट्रल इंडेक्स का स्कोर बेटा शो करता रहता है। ये देखो, ये चित्र देखो, इसके अंदर कितना शो कर रहा है, 52 शो कर रहा है। यानी इस पेशेंट का अभी आप ढंग से ऑपरेशन कर सकते हो, ये नहीं उठेगा। इसको जहां से मर्जी खोलना है खोल लो, इसका पेट खोल लो, इसका सिर खोल लो, इसके फेफड़े निकाल लो, गुर्दे निकाल लो, कुछ भी कर लो, कहीं भी टांके मार दो, ये पेशेंट उठने वाला नहीं है, ना ही ये मरेगा। ठीक है, पेशेंट की डेथ भी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि स्कोर 40 से कम नहीं है, वो मेड्यूलरी डिप्रेशन में भी नहीं जाएगा। 52 का स्कोर, नॉर्मल कितना होता है, 40 से 60 का स्कोर इज सेफ फॉर परफॉर्मिंग सर्जरी। तो आज की बात बेटा हमेशा याद रखना कि जो पेशेंट है उसको सर्जरी के दौरान उसके ब्रेन एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए जो स्कोर यूज किया जाता है वो है हमारा बिस मॉनिटर या बिस स्कोरिंग।
ठीक बेटा, चलो अगले प्रश्न की तरफ ध्यान से देखो। आइडेंटिफाई द इमेज शोन इन इमेज बिलो। जो चित्र दिखाया गया है वो किस चीज का है? ऑप्शन ए वेंटिलेटर सर्किट, ऑप्शन बी कैथेटर माउंट, ऑप्शन सी एचएमई फिल्टर, या ऑप्शन डी बेंस सर्किट। विकास सरन कह रहा है गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग बेटा। नरेंद्र वर्मा कह रहे हैं आंसर होगा बी। नम्रता कह रही है होगा डी। मोनू कुमार कह रहे हैं बेंच सर्किट। अच्छा, मुकुल मुबीन कह रहा है डी। यानी लगभग लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो चित्र दिखाया गया है बेटा ये बेंच सर्किट का है। तो बेंच सर्किट काम क्या आता है बच्चों? है? अच्छा, जो लोग आंसर डी दे रहे हैं बेटा आंसर आपका ठीक है तो ये बेंच सर्किट है ना। और आने वाली जो क्लासेस रहेगी, अच्छी अच्छी फिल्मों में ऐसे ही होता है ना, जब फिल्म खत्म होने वाली होती है तो एक सस्पेंस छोड़ देते हैं, है ना। तो हमारा जो अगला, आज ही बता देता हूँ, अगला जो लाइव सेशन रहेगा ना बेटा वो वेंटिलेटर पे रहेगा। और वेंटिलेटर के साथ में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि वेंटिलेटर को मरीज से कनेक्ट कैसे किया जाता है, मशीन से लेकर के मरीज के मास्क जो लगा रहता है, या उसको ईटी ट्यूब से कनेक्ट कर रखा है, या ट्रेक्योस्टोमी से कनेक्ट कर रखा है वेंटिलेटर को, तो मरीज से लेकर के मशीन तक बहुत सारे पाइप यूज होते हैं। कौन कौन से पाइप, कौन कौन से सर्किट, कौन कौन से फिल्टर यूज होंगे, तो वो सारा का सारा हम लोग अगले क्लास के अंदर या अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो उसके अंदर कैथेटर माउंट, वेंटिलेटर सर्किट, एचएमई फिल्टर, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाल फिलहाल इस प्रश्न की अगर बात करें तो इसका आंसर मेरा बिल्कुल सही आप लोगों ने बताया, बेंस सर्किट ही इसका आंसर है। बेंस सर्किट ही इस प्रश्न का सही आंसर है। बस मेरे को ये बता दो कि बेंस सर्किट काम क्या आता है। देवराज सिंह कह रहे हैं कि वेंटिलेशन के काम आता है जब वेंटिलेटर खराब हो जाता है। मोनू कुमार कह रहे हैं वेरी गुड बेटा, जब वेंटिलेटर खराब हो जाता है ना, या वेंटिलेटर बंद हो जाए, ठीक है, किसी भी कारण से, या कोई भी समस्या आ जाए, या ट्यूब जो है उसका लीकेज हो जाए, कभी कभी वेंटी का जो सर्किट है वो उसके अंदर लीकेज हो जाए, कोई भी समस्या हो जाए, तो उस टाइम पेशेंट को आप किससे ऑक्सीजनेट करोगे? बेंस सर्किट से ऑक्सीजनेट करोगे। इसीलिए हमेशा एनेस्थीसिया मशीन के पास और वेंटिलेटर के पास में रखा हुआ होता है। बेंस सर्किट की एक खास बात, बेंस सर्किट बेटा इसको ध्यान से देखो, इसके दो एंड हैं। देखो इसको जूम करके मैं आपको अच्छे से बताता हूं, ठीक है। इसका एक एंड तो ये है, ठीक है, इसको जोड़ा जाएगा बेटा ईटी ट्यूब से या ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब से। ट्रेक्योस्टोमी, इस एंड को तो जोड़ दिया जाएगा पेशेंट से, और ये वाला जो एंड है इसको जोड़ दिया जाएगा ऑक्सीजन के सोर्स के साथ। इसके साथ जोड़ दिया जाएगा बेटा ऑक्सीजन के सोर्स के साथ। अच्छा, अब अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो बेंस सर्किट की एक खास बात होती है। बेंस सर्किट बेटा कुछ ऐसा बना हुआ होता है, ये तो इसके अंदर एम्बू के लिए एक बैलून बना हुआ होता है, फिर इसकी एक ट्यूब होती है जिसके ऊपर ये कनेक्टर सॉकेट लगा हुआ है, और इसके अंदर एक ट्यूब और होती है। बेंस सर्किट इज अ ट्यूब विद इन ए ट्यूब सिस्टम। ये ऑक्सीजन सोर्स से अटैच हो गया। बेटा बेंस सर्किट की एक खास बात है, वेंटिलेटर का आपने जब सर्किट देखा होगा तो वेंटिलेटर सर्किट के अंदर पेशेंट के इंस्पिरेशन के लिए और एक्सपिरेशन के लिए दो अलग अलग ट्यूब होती है। वेंटिलेटर सर्किट में, वेंटिलेटर में देखना, पेशेंट जहां से इंस्पायर कर रहा है और एक्सपायर कर रहा है वो दोनों अलग अलग ट्यूब होती है, लेकिन बेंस सर्किट के अंदर दोनों जो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की ट्यूब है वो एक के अंदर एक फिट होती है, यानी इसको ट्यूब विद इन ए ट्यूब सिस्टम कहा जाता है। तो जो बेंस सर्किट होता है ना बेटा, बेंस सर्किट, इट इज ए ट्यूब विद इन ए ट्यूब सिस्टम। ये देखो जो ग्रीन कलर से मैंने बताया है, ये जो ऑक्सीजन सोर्स जिससे जुड़ा हुआ है, इस ट्यूब से तो पेशेंट करता है बेटा इंस्पिरेट,
इससे तो पेशेंट करेगा इंस्पिरेट, और जो पेशेंट एक्सपिरेट करेगा, जो हवा वो बाहर निकालेगा, तो इस ट्यूब के चारों तरफ एक मोटी ट्यूब और होती है प्लास्टिक की, व्हाइट कलर की, ठीक है। देखो ट्यूब विद इन ए ट्यूब सिस्टम, तो जो पेशेंट हवा बाहर निकालेगा या एक्सपिरेट जो बेटा पेशेंट करेगा, वो यहीं से इसके बाहर वाली ट्यूब से इसके अंदर से एक्सपिरेट हो जाएगी, तो इस वाली ट्यूब के अंदर होगा एक्सपिरेशन। तो बेंज सर्किट एक ऐसा स्पेशल टाइप ऑफ सर्किट है जिसमें इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन इन दोनों की जो ट्यूब है वो एक के ऊपर एक फिक्स कर दी जाती है, जिसको ट्यूब विद इन अ ट्यूब सिस्टम कहा जाता है। अगर एक्सीडेंटली किसी भी कारण से जो वेंटिलेटर है या जो एनेस्थीसिया मशीन है उसका जो ऑक्सीजनेशन वाला सर्किट है उसमें लीकेज हो जाए, वो बंद हो जाए, तो उस समय आप पेशेंट को बेंज सर्किट की मदद से ऑक्सीजनेट कर सकते हो। तो जिन भी लोगों ने बेटा आंसर बताया था डी बेंज सर्किट, उन सभी का आंसर बेटा बिल्कुल ठीक था। और ये जो बाकी के सर्किट्स हैं, वेंटिलेटर सर्किट, कैथेटर माउंट, HME फिल्टर, इन सब का क्या यूज है, कैसा इंपॉर्टेंस है, और कैसे ये दिखाई देते हैं, क्या प्रश्न इनसे बन सकते हैं, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे आगे आने वाली क्लासेस के अंदर। अच्छा, आज की क्लास के अंदर कोई डाउट अगर हो तो बेटा वो पूछ लो, और आप सबके लिए जो जरूरी सूचना है वो फिर से मैं आपको बता देता हूँ। बेटा 4 और 5 तारीख को हमारे डेमो क्लासेस हो चुके हैं न्यू बैचेस के, और जो नए नियमित बैच हैं सवेरे 8:30 बजे से बेटा वो शुरू हो रहे हैं 8 मई 2023 से। अगर कोई बालक, कोई बालिका, कोई टावर किसी भी कारण से प्रैक्टिकल की वजह से जयपुर आने में असमर्थ रहा हो, नहीं पहुंच पाया हो, तो उनके लिए एक बार फिर से हम लोग 11 और 12 तारीख को डेमो रखेंगे, ठीक है। और वो अगर मान लो किसी का 11-12 तारीख को ही प्रैक्टिकल है या कोई काम है, घर परिवार के अंदर कोई फंक्शन है, जयपुर में उपस्थित ना हो सके, तो उनको बेटा ऑनलाइन जो इन डेमो क्लासेस का लिंक है वो शेयर कर दिया जाएगा। नियमित बैच हमारे सोमवार से सवेरे 8:30 बजे हल्दी घाटी गेट के ऊपर मेड गुरु नर्सिंग एकेडमी में शुरू होने जा रहे हैं। और इसी के साथ में बेटा आज की क्लास को हम लोग देते हैं विराम, और कमेंट करके जरूर बताना कि आज की क्लास कैसी रही। ये जो चीजें हमने डिस्कस करी ये बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पुराने पेपर्स आप देखना, और आगे आने वाले जो हमारे सेशंस रहेंगे वो भी नॉरसेट पर आधारित रहेंगे। क्रिटिकल केयर से, ICU से, ऑपरेशन थिएटर्स से किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो जो चीजें वहां रखी होती है, हर चीज को इमेज सहित हम लोग समझेंगे, ठीक है। और भी अगर आपका कोई टॉपिक हो जिसके ऊपर सेशन आप चाहते हो तो आप कमेंट करके बताएं। और बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। गुड नाइट, जय हिंद।